नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। वेलकम टू गल्ला बात। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, बहुत ही स्पेशल पर्सन है। पहले तो ये डीएवी कॉलेज ऑफ एजुकेशन अबोहर के अंदर साइकोलॉजी के प्रोफेसर हैं। सेकेंडली, ये सीबीएसई के रिसोर्स पर्सन भी हैं। तो आइए हम वेलकम करते हैं हमारे गेस्ट का, अजय खोसला जी का। वेलकम सर, वेलकम टू गल्ला थैंक यू बात। सो मच। थैंक यू सो मच ऑल। और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ गल्ला माता टीम का कि मुझे ये एक अपॉर्चुनिटी दी और उम्मीद है कि ये बड़ी मीनिंगफुल डायलॉग रहेगा। जैन साहब, थैंक यू। सर, बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, बहुत सारे पब्लिक ने जितने क्वेश्चंस आपके लिए भेजे हैं उतने शायद अभी तक किसी के लिए आए भी नहीं है। तो उम्मीद है पब्लिक को भी, और आपसे हमारी रिक्वेस्ट भी है कि प्लीज सर ट्राई कीजिए सभी के आंसर करने का। तो पब्लिक आप बहुत ईगरली वेटिंग कर रही है। तो सर, क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने से पहले मैं दो तीन बातें आपके रिगार्डिंग कि सर, जैसे आप साइकोलॉजी के टीचर हैं, तो आप कब से टीच कर रहे हैं? सर 2006 में जर्मनी की शुरुआत हुई थी डीओपी कॉलेज ऑफ एजुकेशन में। और तब से लेकर आज तक एमएड क्लासेस हैं, बीएड क्लासेस हैं, तो साइकोलॉजी पढ़ाई, फिलोसफी पढ़ाई, टीचिंग मेथोडोलॉजी से रिलेटेड मेरा सब्जेक्ट है टीचिंग ऑफ सोशल सर्विसेज। तो ये एक मेरा डीप इंटरेस्ट है इन सब सब्जेक्ट्स में, क्योंकि ये जो सारे सब्जेक्ट्स हैं ये टीचर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और जब आप बच्चों की साइकोलॉजी को समझना शुरू करते हैं तो टीचिंग जो है वो बड़ी मीनिंगफुल लगती है। तो ये जर्नी की शुरुआत 2006 से हुई, जैसे आपने। कॉलेज से ही याद आया मुझे कि आपके बहुत से स्टूडेंट्स ने भी हमें क्वेश्चन भेजे हैं, और बहुत से स्टूडेंट्स ने आपको ग्रेड करने के लिए भी कहा, गुड इवनिंग बोलने के लिए बोला है। तो सर, बात हुई बीच में सीबीएसई रिसोर्स पर्सन की। सर, ये क्या चीज होती है? सर सीबीएसई जो एक नेशनल लेवल की एक बोर्ड है, तो उनके ना पूरे देश में अराउंड 40,000 स्कूल्स होंगे। तो उनके टीचर्स के लिए डिफरेंट वर्कशॉप जो है सीबीएसई ऑर्गेनाइज करते हैं, उनकी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग को बिल्ड करने के लिए 2016 में सीबीएसई ने मुझे एंगेज किया कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप को कंडक्ट करने के लिए। तो सीबीएसई से जुड़कर मुझे आज 8 साल हो चुके हैं। तो मैंने इस दौरान पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली और ये हरियाणा, इसमें काफ़ी स्कूल्स हैं जहाँ उन्होंने वर्कशॉप्स में, ऑफलाइन वर्कशॉप्स में, ऑनलाइन वर्कशॉप में सीबीएसई से भी चंडीगढ़, पंचकुला, नोएडा, विशाखापट्टनम, उनकी कुछ मौसमी के लिए वर्कशॉप ली हुई। तो एक मुझे अपॉर्चुनिटी एज ए टीचर एजुकेटर कि मैं पूरे देश में जितने भी ये सीबीएसई स्कूल्स हैं उनमें काफ़ी स्कूल्स के बीच जुड़ा हूँ और काफ़ी कुछ उनसे डिस्कस किया, डायलॉग किया और बहुत कुछ सीखा भी। तो ये एक कमाल का प्लेटफॉर्म है सीबीएसई की जो वर्कशॉप्स हैं, और हम काफ़ी लोग हैं जो जुड़े हैं सीबीएसई के साथ इन कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप्स। सर, सीबीएसई है जो, ये कैसे सिलेक्ट करती है कि आप ही हमारे रिसोर्स पर्सन होंगे, या इसका क्या क्राइटेरिया होता और सर सीबीएसई पोर्टल पर आप डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं। उसमें अगर आप एक टीचर हैं सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल में, तो डायरेक्टली आप वहाँ पे अप्लाई कीजिए और आपको अपना एक वीडियो, कुछ परफॉर्मेंस का वीडियो, कुछ स्किल का वीडियो आपको अपलोड करना पड़ता है। और उनका बड़ा एक ना सिस्टमेटिक प्रोसेस है आरपी स्कूल सोर्स पर्सन को सेट करने। तो वो क्या करेंगे कि जब आपको वर्कशॉप में अलॉट करेंगे तो वो फीडबैक बहुत लेते हैं पार्टिसिपेंट से, वेन्यू डायरेक्टर जो प्रिंसिपल ऑफ पोस्ट स्कूल होते हैं उनसे, फेलो रिसोर्स पर्सन से। तो ये एक बड़ा उनका सिस्टमेटिक प्रोसेस है और रिगरस प्रोसेस है। उसमें आसानी से वो आप ही बनाते नहीं हैं वर्कशॉप पे, क्योंकि आपने टीचर्स को ट्रेन आप ही करना है। तो मुझे तो खैर वो बड़े अच्छा लगता है ये कहते हुए भी कि मुझे उन्होंने खुद ही ये ऑफर दिया था सीबीएसई ने, क्या एज एन आरपी हमारे जुड़िए, क्योंकि सीबीएसई स्कूल में मैंने कभी पढ़ाया नहीं। है? तो मेरी शुरुआत ही टीचिंग की उनके डीएवी कॉलेज ऑफ एजुकेशन बोर्ड से। तो ये एक गॉड सेंड अपॉर्चुनिटी थी और मुझे बड़ा, मैं पैशनेट हूँ टीचिंग को लेकर, ट्रेनिंग को लेकर। और 2006 से मैं 2016 तक सीबीएसई से जुड़ने से पहले तक मैंने काफी ऐसे वर्कशॉप को कंडक्ट किया था एडमिन में। तो उसके बाद उनसे जुड़ा तो बीच में हमने कारगिल और लेह तक भी गए थे वर्कशॉप को कंडक्ट करने। तो वो ओकेजन था कि कारगिल में इनका ना एक पहला इनिशिएटिव था सीबीएसई का कि वहाँ के टीचर्स को ट्रेन करना। तो आई वॉज द फर्स्ट पर्सन, मेरे साथ मैडम रूपा डोगरा थे, शी डायरेक्टर ऑफ कैंपस यूनिवर्सिटी स्कूल के अंदर, हम लोग गए वहाँ पे। और दो वर्कशॉप्स थी उनकी, एक थी डाइट लेह में और एक थी डाइट कारगिल में। तो दैट वाज वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। ये अच्छा लगा वहाँ जाके, उनसे मिल के, उनसे कुछ शेयर करके, अपनी जर्नी बहुत एक्सपीरियंस। सर, इसके अंदर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि आरपी बनने के लिए सीबीएसई को या तो सिलेक्ट करती है या हमें अप्लाई करना पड़ता है। जी। जो अप्लाई करना चाहते हैं
उनको सीबीएसई के अंदर टीचिंग का कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए? सर एक्सपीरियंस चाहे आपका 3 साल चाहे 2 साल, आपका एक्सपर्टाइज होनी चाहिए, आपका स्किल बेस बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। बिकॉज आप ये देखिए कि आप लुधियाना के मान लो स्कूल में जा रहे हैं, सीबीएसई वर्कशॉप को कंडक्ट करते हैं, वो पहले से ना उनका एक्सपोजर बहुत होता है टीचर्स। सीबीएसई स्कूल कई आपको टीचर वहां मिलेंगे जिनका 10 साल का, 20 साल का, 25 साल का एक्सपीरियंस। वहां पर उन लोगों को कुछ ऐसा देना जो क्रिएटिव है, जो इनोवेटिव है, जो आउट ऑफ बॉक्स है, जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल से जुड़ा है, इसमें आपका स्किल सेट कितना है, आप इम्प्रोवाइज कितना करते हैं, आप इनोवेटिव आइडियाज आपके पास कितने हैं, तो वो सारा आपके पास अगर है तो उसमें एक्सपीरियंस का इतना कोई उसको बंदिश नहीं है सीबीएसई की तरफ से। आपको अभी प्रूव करना है अपने आप को कि आप कैपेबल हैं उस वर्कशॉप को हैंडल करने में, उस स्ट्रेस को हैंडल करने में या उस चैलेंज करने में। सर इसके लिए फिर सीबीएसई एडिशनल पे भी करता होगा आपको? जी, ये हर वर्कशॉप का वो पे करते हैं, टीए डीए जो भी इनका वेरिएंट है। और उससे बड़ी बात है कि ज्यादातर जो लोग जुड़े हैं सीबीएसई के साथ वो आपको मिलेंगे बड़े पैशनेट। सीखने को बहुत कुछ मिलता है। यस, क्योंकि आपको बताना चाहूंगा कि ये पूरा जो हमारा ग्रुप है सोर्स पर्सन का, उसमें हम 2-3 लोग हैं जो सीबीएसई स्कूल से बाहर के, बाकी सब सीबीएसई की जो या तो प्रिंसिपल्स हैं या सीनियर पीजीटी जो है वो एज ए आरपी वहां पे काम करते हैं, सोर्स पर्सन वहां पे काम करते हैं। तो ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है कि एक ग्रुप के साथ मिलना, नए ग्रुप के साथ। जैसे अभी 25 तारीख को वर्कशॉप है जलालाबाद में, और अभी इस 11 तारीख को डीएवी स्कूल मलोट में एक वर्कशॉप है स्ट्रेस मैनेजमेंट। ठीक है, तो इनकी ना जो टेक्सोनॉमी है, जो इनका जो एरियाज हैं, रिसर्च के टॉपिक्स हैं, इनके वर्कशॉप के टॉपिक्स हैं, ये बहुत डाइवर्स है। इसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट भी है, उसमें आपके सब्जेक्ट के टॉपिक्स भी हैं, उसमें आपका एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी है, उसमें आपका इंटरडिसिप्लिनरी टीचिंग भी है, उसमें आपका क्रॉस कल्चरल कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग भी है, उसमें आपका एंगर फ्री स्कूल्स का कॉन्सेप्ट भी है, उसमें हैप्पी क्लासरूम्स भी है। तो दे हैव डिजाइंड मल्टीपल टाइप ऑफ टॉपिक्स फॉर सीबीएसई वर्कशॉप्स। एक्टिव लर्निंग का टॉपिक उन्होंने अभी ऐड किया, तो हमें ये एक मौका मिलता है वहां पे जाके अलग अलग थीम पर अलग अलग ग्रुप के साथ मिलना। फॉर एग्जाम्पल डेली मलोट में इस 11 तारीख को जब मैं जाऊंगा तो मुझे वहां पर 80 टीचर्स का ग्रुप मिलेगा। उसमें से 70 टीचर ऐसे होंगे जिनके तो लाइफ में पहली बार मिल रहा हूँ। तो ये एक बड़ी कमाल की अपॉर्चुनिटी रहती है कि 70 लोगों के साथ वो डायलॉग मैंने बनाना है और उनको कुछ कन्वे अच्छा करना है, उनकी क्वेरीज को हैंडल करना है और कुछ ना कुछ एडिशन करना है उनकी नॉलेज में और अपनी नॉलेज में। तो हम वो सब बड़ा उस बात को चेरिश करते हैं। जो वो पे करते हैं सीबीएसई वाले हमें, टीए डीए है और वेरियम है, ये सब एक्चुअली सेकेंडरी इसलिए है क्योंकि हम सब पहले से जॉब्स में हैं। तो जो हम ये कर रहे हैं सारा वो अपने वो पैशन के लिए, अपने शौक के लिए, खुद की डेवलपमेंट के खुद की डेवलपमेंट। तो भाई जैसे मैंने आपको बात की लर्निंग के बड़े अच्छे मौके। सर इसके अंदर मेरी स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात आई तो ये क्वेश्चन आया हुआ मेरे पास लेकिन उससे पहले मेरे पास माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है कि जैसे आप दिल्ली भी गए, अलग स्टेट्स में भी जाते हैं, तो वहाँ की एजुकेशन और अपने पंजाब की एजुकेशन के अंदर आपको क्या डिफरेंस नजर है? अभी खास डिफरेंस नहीं है एक्चुअली। हमारी एजुकेशन में बहुत कुछ अभी चेंज होना चाहिए आइडियली, पर हो नहीं पा रहा। आज भी हमारी एजुकेशन जो है वो कुछ सब्जेक्ट्स तक ज्यादा फोकस है। आज भी जो प्रैक्टिकल एजुकेशन है जिसमें आप एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करें, जिसमें आप फन एलिमेंट की बात करें, हैप्पी क्लासरूम की बात करें, वो अब तक हम अचीव कर नहीं पाते। तो पंजाब की एजुकेशन हो, क्योंकि स्कूल हमारे सीबीएसई के होते हैं या स्कूल आईसीएसई बोर्ड का भी हो या पंजाब बोर्ड का भी हो, बेसिकली एजुकेशन की जो नेचर सारी है नीड टू बी एक्टिविटी सेंटर, इट नीड टू बी चाइल्ड सेंटर इन ए ट्रू सेंस। अभी तक आप देखिए कि मैं कॉलेज सुबह एक बात कर रहा था कि आपके कॉन्टिन्यूसली 8 क्लासेस आपके बीच में एक ब्रेक आता है। इट इज हाईली अनसाइकोलॉजिकल कि आप किसी को 4 घंटे लगा उसको कुछ कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो अटेंशन स्पैन इतना होता है। तो हमें शायद ना अनफॉर्चुनेटली उस वैरायटी के कॉन्सेप्ट को ला नहीं पाए अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। दैट इज द रीजन कि आजकल आप कॉन्सेप्ट सुन रहे हैं नॉन अटेंडिंग कल्चर चल रहे हैं, बच्चे स्कूल जाना नहीं चाहते, कॉलेज में जाना नहीं चाहते। ये क्यों चल रहा है? बिकॉज उनको ये लग रहा है कि जो एक रिक्वायरमेंट है ना उनकी उनके करियर के लिए, शायद स्कूल कॉलेज वो चीजें सप्लाई नहीं करता। मोनोटोनस सिस्टम है, मैकेनिकल सिस्टम है। जो कंटेंट आपने, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बीएड का सिलेबस लास्ट जो रिवाइज हुआ 2014 में, 10 साल 2024 है, उसके बाद रिवाइज नहीं हुआ। इट नीड टू बी रिवाइज एनुअली। क्योंकि अब ये देखिए कि अगर मैं आज के माहौल की बात करूं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, चैट जीपीटी है,
या आपका ऑनलाइन जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस सारा आ गया, इन सब चीजों का कोई मेंशन नहीं है बीएड के करिकुलम में। हम उसको खुद करवा देते हैं एडिशनली जी बट ये होना चाहिए था, क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि हमने सिलेबस को रिवाइज नहीं किया। उस वजह से जो एक डिसइंटरेस्ट है बच्चों का, बच्चे अपनी जगह बड़े कई बार सही होते हैं कि जिस दुनिया में वो जाना चाह रहे हैं, जॉब सेक्टर में जाना चाहते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट कुछ और है और हम अनफॉर्चुनेटली उनको कुछ और करवा रहे हैं। तो ये जो मिसमैच है ना, ये थोड़ा सा मुझे लगता है बड़ा प्रॉब्लमेटिक है, उसको हमें ठीक करना चाहिए। सर आपने बात की मनी पेंडिंग की, तो एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि अगर कोई पर्सन जॉब के लिए जाता है तो वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस मांगते हैं। अब पर्सन वो बेचारा 20 साल का है, यंग स्टूडेंट है, यंग है, 4 साल का आप उससे मांग रहे हो एक्सपीरियंस, और एक तरफ उसने अपनी डिग्री भी पूरी करनी है, विदाउट डिग्री भी उसको जॉब नहीं मिलेगी, तो वो क्या करेगा? नॉन अटेंडिंग ही करेगा। उसको अपना एक्सपीरियंस भी गेन करना है, उसको अपनी डिग्री भी लेंगे। तो कहीं ना कहीं अपने जो सिस्टम के अंदर बैठे हैं उनको ये चीज चेंज करनी चाहिए कि आप कुछ ऐसा लेके आइए कि जिससे स्टूडेंट है जो जॉब लेने जाएंगे आगे फ्रेशर को, उनकी भी प्रॉब्लम ना हो। देखिए ये सारा ना माइंडसेट की बात है। मैं आपको बताता हूँ कि जो भी जॉब सेक्टर में जो एम्प्लॉय है, उसको एक्चुअली में क्लियर होना चाहिए कि वो एम्प्लॉय से चाहता क्या है। उसको एक स्किल्ड बंदा चाहिए बेसिकली। नॉन अटेंडिंग कल्चर में आप स्किल्ड नहीं हो पाते जिस कोर्स में आप एनरोल हो। ये इशू है बहुत बड़ा। दूसरा आप देखेंगे कि एक कॉन्सेप्ट आता है एम्प्लॉयबिलिटी। ये कॉन्सेप्ट क्या है कि एक होता है डिग्री हासिल करना, आपने बीएड कर ली, आपने एमए कर लिया, आपने एमकॉम कर ली, दैट इज अ डिग्री। आपकी एम्प्लॉयबिलिटी कितनी है, आपको उस डिग्री से रिलेटेड स्किल कितनी है। अब आपने एमकॉम मान लो की है किसी भी पर्सन ने, और अकाउंट्स के बारे में उनको फर्स्ट टाइम नॉलेज है ही नहीं क्योंकि नॉन अटेंडिंग करी है जी, तो वो पर्सन एसेट नहीं है, लायबिलिटी है अपने एम्प्लॉयर के। तो एम्प्लॉयर को ये बात समझनी चाहिए कि चाहे फ्रेशर हो चाहे वो एक्सपीरियंस हो, आप स्किल सेट को चेक कीजिए, आप उनकी जो कम जो है ना कि उनका कॉम्पिटेंस को चेक कीजिए। आप एक्सपीरियंस के पीछे इतना दौड़ेंगे तो आप देखिए ना माइक्रोसॉफ्ट में उन्होंने डिग्री और जो जॉब को डील कर, वो ये कह रहे हैं कि आप हमारे पास आइए, हमारा जो क्राइटेरिया है अगर आप उसको फुलफिल कर रहे हैं तो आपकी डिग्री हम देखेंगे नहीं। हमने क्या कर दिया, देखो आपके आसपास कई ऐसे मैकेनिक होंगे जो इंजीनियर से ज्यादा होंगे नहीं, वो देख के बता प्रैक्टिकल यस, वो देख के बता Yes. देते हैं ये प्रॉब्लम है। यस, क्योंकि इंजीनियर ने कई बार वो सारा ना बुकिश नॉलेज ले रखी है। ठीक है, और एक और दिक्कत है हमें, अगर मैं आपसे पूछूं कि दो लोग आपके पास आते हैं, एक पर्सन को सब कुछ पता है कि एग्रीकल्चर कैसे करते हैं प्रैक्टिकल, एक पर्सन आता है बीएससी एग्रीकल्चर का, जॉब मार्केट में बीएससी एग्रीकल्चर को प्रेफरेंस दी जा रही है कि आप बहुत बढ़िया क्या पढ़े लिखे। एक्चुअल में ग्राउंड लेवल का एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज पहले बंदे की, जिसको पता है कि फसल उगानी कैसे है। ठीक है, तो हमें कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा कि जब तक आप डिग्री और ये जो जॉब को डीलिंक नहीं करते तब तक लोग ये नॉन टेक्निकल कल्चर में पड़े रहेंगे। जब तक एम्प्लॉय ये डिसाइड नहीं करता कि मुझे डिग्री सिर्फ नहीं चाहिए, मुझे स्किल सेट जो है वो पहले देखिए, फिर आप देखेंगे बच्चों को लगेगा कि हमें ना डिग्री सिर्फ नहीं करनी, हमने अपने स्किल को डेवलप करना है, ताकि जब जॉब सेक्टर में जाए, वहां पे इंटरव्यू देने जाए, तो वहां पर हमें ये ना सर्च करना पड़े कि जो सवाल पूछा जा रहा है ये कहाँ से पूछा गया, इसका पर्पस क्या है, क्या इसका आंसर क्या देना। क्योंकि बिना क्लास में बैठे, बिना एक्सपीरियंशियल लर्निंग के, बिना डिस्कशन किए, डायलॉग किए, आप नहीं समझ सकते कि आपकी सब्जेक्ट की रेलेवेंस है। बट सर जैसे अब जो ट्रेंड चल रही है, जो चीज चल रही है, जो मैं कर रहा हूँ कि कॉलेज स्कूल सिर्फ बच्चे जाते हैं सर्टिफिकेट्स के लिए, यही रह गया क्योंकि उनको एक्सपीरियंस गेन करना, तो नॉन अटेंडिंग में तो जाएंगे ही जाएंगे। विदाउट एक्सपीरियंस उनको जॉब नहीं मिलेगी और विदाउट डिग्री भी उनको जॉब नहीं मिलेगी। तो वो चाहते हैं कि ये दोनों चीजें पैरेलल ही लेके चलें। वही दिक्कत आ रही है कि आपने बोला कि एक्सपीरियंस देखते हैं, किसी को फील्ड के अंदर नॉलेज है, प्रैक्टिकल है, लेकिन किसी को सिर्फ डिग्री की है, उसमें सिर्फ सर मैं आपको बताता हूँ उसका रीजन क्या है। आप देखिए बीएड में जो लोग जॉब लेना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब, बीएड के मार्क्स की किसी भी तरह की कोई वैल्यू नहीं है जब आप जॉब के लिए वहां पे कम्पीट करें। यू नीड ओनली 50% फॉर दैट एलिजिबिलिटी। आप देखिए कि जब मैंने बीएड की थी उसमें बीएड के मार्क्स की पूरी वेटेज थी जब फाइनल सिलेक्शन हुई। अब हमें पता था कि अगर यहाँ पे हम ढंग से परफॉर्म नहीं करेंगे तो जब जॉब लेने जाएंगे तो ये मार्क्स वहाँ पे काउंट हो नहीं, थोड़ी कभी प्रैक्टिकल के भी। और हमें ये होता था कि हम पूरा अच्छे से पढ़ के जाएं और नॉलेज को गेन करें। इस बार हमने क्या कर दिया कि बीएड
में आपके एलिजिबिलिटी 50% सबके मार्क्स में आ जाते हैं। तो बच्चा क्या कर रहा है, वो अकेडमी ज्वाइन करता है और बिना एक दिन भी क्लास में गए सिर्फ कोचिंग लेके जॉब होगा। तो ये एक्चुअल में नेक्सस बना है, और गवर्नमेंट की बड़ी ये फेलियर है यहाँ पे कि गवर्नमेंट ने खुद एक रास्ता बना दिया नॉन एग्रीकल्चर को प्रमोट करने का, कि प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी ज्यादा डोमिनेंस है एजुकेशन सेक्टर में, तो उनके मुताबिक ये सारे रूल बनते हैं एम्प्लॉयमेंट के भी और रिक्रूटमेंट के भी। आज गवर्नमेंट ये कर दे कि आपके जो मार्क्स हैं बीकॉम बीएससी या बीए के, और वो भी एक बढ़िया यूनिवर्सिटी से, तो ये चीजें काफी हद तक हम लोग कर सकते। सर आगे एक क्वेश्चन आता है मेरे दिमाग में कि हमने इंडिया की स्टेट्स के अंदर एजुकेशन के बारे में बात की कि कितना डिफरेंस है। आप अभी फिनलैंड होके आए, फिनलैंड और इंडिया की एजुकेशन सिस्टम में कितना डिफरेंस आपको लगा? पर ये कहाँ का अच्छा लगा? बहुत है। हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हमारी पॉपुलेशन बहुत है जी और हम इसको वर्क फोर्स में कन्वर्ट नहीं कर पाते, उसको एसेट नहीं बना पाए, ये हमारी लाइबिलिटी है पॉपुलेशन। फिनलैंड में सर आप ये देखिए कि एक बच्चे को प्रिंट मटेरियल का एक्सपोजर सबसे पहले बार मिलता है 7 साल की एज। 2.5 साल से लेकर 7 साल तक वो बच्चा सिर्फ जा रहा है प्री प्राइमरी स्कूल में या प्ले वे स्कूल में, और उसको कुछ भी कोई किताब नहीं मिलवाई जाती। वहां पे इलीगल है कि आप 7 साल से पहले उसको कोई प्रिंट मटेरियल से उसका एक्सपोजर करें। ओके, अब मजे की बात क्या है कि वो सीखता क्या है, उसको सिखाते लाइफ स्किल्स, सोशल स्किल्स एंड सर्वाइवल स्किल्स। मैं केवल बच्चों में पूछता हूँ कि मान लीजिए 90 टीचर्स हैं, कितने टीचर्स को स्विमिंग आती है, एक बड़ी बेसिक लाइफ स्किल नहीं आती। कितने ऐसे टीचर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं जिनको ग्रेजुएशन में बैंकिंग सिस्टम काम कैसे करे, बीकॉम की बात नहीं कर रहा हूँ, बीए वालों की बात कर रहा हूँ, बीएससी की बात कर रहा हूँ, बैंकिंग सिस्टम में काम सारा कैसे होता है, वाउचर का क्या मतलब है, कितनों को इसके बारे में पता नहीं बताया। तो फिनलैंड में या सिंगापुर में या आप स्वीडन की बात करते हैं, वहां जो इंटरेक्शन हुई वहां के टीचर्स के साथ, वहां के जो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स के साथ, वहां के जो पेरेंट्स के साथ, वहां के बच्चों के साथ, 7 साल की एज तक उनको फील्ड विजिट, फील्ड एक्सपोजर ऑफ डिफरेंट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज, ये बच्चों को कराया जा रहा है। और उनके प्राइमरी स्कूल में क्लास 8, ठीक है, रोज उन्होंने 1 आवर का फील्ड विजिट करने का स्कूल के बाहर जाना। और मजे की बात क्या है कि हर क्लास के बाद 20 मिनट की ब्रेक है ताकि अपने आप को रीग्रुप कर पाए वो बच्चा, ठीक है। इसके अलावा उनका होमवर्क मैक्सिमम होता है 30 मिनट्स का, इससे ज्यादा होमवर्क उनको मिलेगा ही नहीं। सभी सब्जेक्ट का मिला के 30 मिनट्स का। और एक और बात है, वहां पे रैंकिंग सिस्टम है ही नहीं प्राइमरी एजुकेशन में। आपको रैंकिंग नहीं दी जाएगी कि मेरे मुकाबले आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं, हमारे सिस्टम ही ऐसा है, ये फर्स्ट आ गया, ये सेकंड आ गया, थर्ड आ गया, इतने से बच्चे के बचपन की माइंड सेट नहीं हो यस। उनका पर्पस है कि लर्निंग इज नॉट कंपटीशन, इट इज कॉपरेशन। तो एक बच्चे को उसके प्रीवियस लर्निंग लेवल के कंटेक्स्ट में अब जज किया जा रहा है कि पिछले साल के मुकाबले आपका लर्निंग आउटकम है, दूसरों के कंपैरिजन में उसको जज नहीं किया जा रहा। तो उसमें फायदा उसको क्या होता है कि उसके अपने लर्निंग के पैरामीटर्स हैं, उसके लर्निंग का अपना क्राइटेरिया है, उसको उसी बेस से जज किया जा रहा है, इसको बोलते हैं सेल्फ बेस। तो वहां पर इसी वजह से फिनलैंड का जो हैप्पीनेस इंडेक्स है दुनिया में टॉप पे पिछले 6 साल से, एंड इंसिडेंटली उनका प्राइमरी एजुकेशन दुनिया में टॉप पे, क्योंकि वहां पे टीचर्स की रिस्पेक्ट बहुत है, वहां पे पेरेंट्स का कंसर्न बहुत है, और वहां पे अनड्यू प्रेशर है ही नहीं बच्चों का, और उनके लर्निंग आउटकम, लर्निंग अटेनमेंट हमारे मुकाबले कहीं ज्यादा है। क्योंकि हमने एजुकेशन में डिग्री तो ले ली है, बट जो सर्वाइवल स्किल्स है, जो लाइफ स्किल्स है, जो सोशल स्किल्स की बात आप करें ना, वो थोड़ी एग्जांपल देता हूँ कि मैंने उन 11 दिनों में फिनलैंड में एक भी व्हीकल में देखा जिसने हॉर्न प्ले किया। और यहाँ पे तो ठीक है, तो उसका रीजन क्या है कि जो ट्रेनिंग उनको सिविक सेंस की होनी चाहिए हमारे बच्चों को, वो लेने किताबी। यहाँ एक दिक्कत ये भी है कि जो उनको पढ़ाया जा रहा है सोसाइटी में इसके बिल्कुल ऑपोजिट हो, तो उनमें एक वैल्यू क्राइसिस आ, वहां पर आप देखेंगे कि वैल्यू क्राइसिस है नहीं। जो वैल्यू सिस्टम फैमिली का है, स्कूल्स वैल्यू सिस्टम को रीइंफोर्स कर, दे आर हैविंग दैट एंड बहुत कमाल है। हमारे भी कुछ है अच्छी चीजें हमारे सिस्टम में, बट अगर मैं कंपैरिजन करूंगा तो बहुत आगे हूँ हमसे। और मेरी पीएचडी का टॉपिक भी यही है, फिनलैंड और इंडिया के प्राइमरी एजुकेशन को कंपैरिजन करिए। सर मैं वही बात कि अभी ना मैंने कुछ टाइम पहले एक
देखे थे, लास्ट ईयर भी मैंने एक वीडियो देखी थी और न्यूज़ आर्टिकल भी आया था कि जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है वो चेंज होने जा रहा है। जैसे आपने फिनलैंड का बताया वैसे ही करने जा रहा है कि 7 साल तक बच्चों को फैसिलिटी आ जाएगा, उनको फिल्म की नॉलेज मिल जाएगी एंड जो 7 से 10 स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी पसंद के सब्जेक्ट्स पसंद करने पड़ेंगे, सिलेक्ट करने पड़ेंगे, जिसके अंदर एक लोकल लैंग्वेज भी आपको दिया थी, कोई भी जी कोई भी आप लैंग्वेज लर्न कर सकते हैं। देन 10th के बाद अपन आर्ट कॉमर्स या ये चीज़ें सिलेक्ट करते हैं, इसके अंदर ये चीज़ें नहीं होंगी। आप कोई भी सब्जेक्ट किसी भी सब्जेक्ट आप टीच कर रीड कर सकते हो, आप पढ़ सकते हो एंड इसके अंदर आपको फॉरेन लैंग्वेज जैसे कि तो सर मेरे को ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि इंडिया ये करने जा रहा है, लेकिन सर इसको इम्प्लीमेंट होने में अभी टाइम लगेगा। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि ये इम्प्लीमेंट करना कितना मुश्किल है? से बहुत मुश्किल है। अब आप कहेंगे कि मैं ना क्रिटिकल ज्यादा हो रहा हूँ, ये आपने जो सारी बात करी है इन द कंटेक्स्ट ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्यों? एक्चुअली इशू ये है कि डिग्निटी ऑफ लेबर सेट जो होना चाहिए वो हमारे यहाँ पे नहीं है। हम सक्सेसफुल किसको मानते हैं? जिसने वो 3-4 प्रोफेशन जो हमने चूज की सोसाइटी में, इसमें जिसने एक्सेल कर। हमारे यहाँ पे एप्टीट्यूड के कॉन्सेप्ट को एक तरह से नोटिस करने का, वैल्यू देने का कोई रिवाज नहीं है। एनईडी में ये कहा गया कि 7th क्लास में आप उनको एक्सपोजर देंगे वोकेशनल एजुकेशन। जो लोग वोकेशनल एजुकेशन में इस समय इन्वॉल्व है, प्लम्बर है, कारपेंटर है, सोसाइटी कितना उनको रिस्पेक्ट देती है। तो जब तक मुझे ऐसा लगता है कि सोसाइटी अगर अपना नजरिया चेंज करते हैं ये चीज सक्सेसफुल हो जाएगी। अगर नजरिया वही रिजिड है, और हमारे एक दिक्कत ये भी है कि हमारे यहाँ पे कुछ बनना जो है वो हम एंड मानते हैं, हालांकि शुरुआत हो। फॉर एग्जाम्पल आप एक डॉक्टर बने तो आपकी शुरुआत होगी है, एज डॉक्टर आप क्या करते हैं ये चीज मैं बोलूंगा। हमने उस पर एक लगा दिया कि डॉक्टर बन गया तो ये सक्सेसफुल है और ये एसेट है। इसका मतलब कि डॉक्टर बन के उसने कंडक्ट कैसा किया इससे सोसाइटी को कोई मतलब नहीं। तो हमने एक मैसेज दिया बच्चों को, ठीक है, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, कि हमें सिर्फ एंड से मतलब, हमें सिर्फ मतलब नहीं है कि आप किस तरीके से उस मंजिल तक पहुंचते हो। हम उन बच्चों को इमामी खुद सिखाओ। अब देखो नीट में पेपर लीक हुआ, स्कैम हुआ, ये क्यों हो रहा है? और करने वाले कौन है? पढ़े लिखे इन्फ्लुएंशियल थे। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने एक मैसेज ही दे रखा है कि बाय हुक और बाय क्रुक कुछ भी करो पर पहुंचो। हाँ, जैसे हमारी एक एग्जांपल आती है, माइट इज राइट, तो राइट इज माइट होना चाहिए है ना, कि जो सही है वो ताकतवर है। हमने कह दिया जो ताकतवर है वो सही है, तो वो जैसे भी करके ताकत को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, गैंगस्टर बने, ठीक है, या वो अनफेयर मीन्स को यूज करे, ठीक है। हाँ, तो मैं आपके बात को वही आता हूँ कि ये कमाल की चीजें जो आपने मुझे कही कि वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, डिग्निटी ऑफ लेबर, उसकी अपनी चॉइस हो क्या करना है, और उसमें सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल होता है उस सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम को रीइंफोर्स करना, सपोर्ट करना। अगर वहां से बच्चे को मिलेगी डिस्करेजमेंट तो आपको आज मैं कहूँ ये पॉलिसी पूरी तरह फेल हो जाएगी। गवर्नमेंट को बहुत सोच समझ के और लोगों पब्लिक को साथ लेके ये इम्प्लीमेंट करना। पब्लिक को बदले बिना ऐसी पॉलिसी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। पब्लिक का बहुत बड़ा रोल होगा इसके लिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जीन जैकस रूसो फिलोसोफर एक बात कहते हैं कि चाइल्ड इज बॉर्न प्योर, सोसाइटी मेक्स हिम करप्ट। बच्चा कहाँ से सीखता है कि मैंने रेड लाइट क्रॉस करनी है, ठीक है ना? बच्चा कहाँ से सीखता है कि ब्राइबरी जो है वो बढ़िया चीज है काम करवाने का? कभी आपने बच्चे को देखा 2 साल के बच्चे को वो कनिंग हो, बेईमान हो, करप्ट हो? नहीं। हम उसको सिखाते हैं इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। उसके परिवार में फादर जो उसको है तो उनकी मदर को ट्रीट कैसे कर रहा है उसको वहां से पता चल रहा है, जेंडर रोल पे बात ही। तो अगर आपका परिवार, आपकी सोसाइटी, आपके स्कूल कॉलेज वैल्यू सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं तो बच्चों को ये कहना नहीं पड़ेगा कि बेटा आप ईमानदार बनो। मैं कई बार अखबारों में देखता हूँ कि एक आपका मनोपर्स घूम जाए तो वापस दे जाए, तो न्यूज लगती है कि ईमानदारी भी जिंदा है, तो हम ये मान चुके हैं कि जिंदा नहीं है। तो हमें हैरानी होती है कि हमारा ये ऐसा ईमानदारी का काम कर यार, ये दे भी गए, ये दे भी गए वापस, ठीक है। तो मिल ही नहीं, और हमें न्यूज लगानी पड़ती है उस चीज की। जो चीजें नॉर्मल होनी चाहिए वो हमें बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी लगती है। उसका रीजन क्या है कि हमने वैल्यू सिस्टम को बिगाड़ा हुआ होता है और बच्चों का दोष कम है। आज आप उस एग्जाम्पल को कमाल का सेट कर दीजिए। आज अगर बच्चा देखे ना, छोटा बच्चा, कि मेरे फादर हर एक इंसान के साथ बड़े ग्रेस के साथ बात करते हैं,
जो लेबर यहाँ पे काम कर रहे हैं हमारी गली में, उनके लिए बड़े केयरिंग है, उनको ढंग से बात करते हैं। उसको सिखाना नहीं पड़ेगा बेटा आपने जी दो, वो अपने आप करेगा। आप ग्रीट करेंगे अपने से बड़ों को, ढंग से बात करेंगे, आप अपना एक ऑनेस्टी के साथ अपने काम कर रहे हैं, तो बच्चों को ये प्रीच नहीं करना पड़ा। हमें प्रीच क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि प्रैक्टिस में कुछ हो नहीं रहा या बहुत कम हो रहा है। दैट इज रीजन। सर यही बात अभी निकल के आई। एक क्वेश्चन हो रहा है मेरे मन के अंदर कि आगे टीचर्स की और पेरेंट्स की रिस्पेक्ट बहुत करते थे बच्चे, बहुत ज़्यादा करते थे। लेकिन अब क्या है कि स्कूल के टीचर्स की या कॉलेज के टीचर्स की या पेरेंट्स की रिस्पेक्ट बच्चे बहुत कम कर। इसके पीछे का रीजन क्या है? सर मैंने अपनी मुट्ठी खोल दी उनके सामने, शुरू से ही। शुरू से पेरेंट्स ने भी टीचर्स ने। अब ये देखिए कि सोशल मीडिया पर जितने टीचर्स वो क्या क्या अपलोड करते हैं, क्या क्या शेयर करते हैं। अगर वो अनसाइंटिफिक है, इलॉजिकल है, कॉमनल है, तो बच्चा ये नोट कर रहा है कि मेरा टीचर क्लास में जो बात कह रहा है और जो सोशल मीडिया पर कर रहा है उसमें गैप ही बहुत है। ठीक है, तो पेरेंट्स की भी यही बात है। मेरे पास एक पेरेंट्स आए, कहते ही हमारा बच्चा ना हमारी बात नहीं सुनता, हमारी रिस्पेक्ट नहीं करती। मैंने कहा जब ये 10th में था तो आपने इसकी ट्यूशंस में रखी होगी, करके रखी है, किस सब्जेक्ट की? मैथमेटिक्स की या फिर साइंस की? मैंने कहा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इससे, उसके बारे में कितनी बात करें, कितनी एग्जाम्पल आपने सेट करी अपने घर, कितना आपने उसको ओरिएंटेशन दी है खुलकर। तो वो बड़ा कम था वो टाइम जो स्पेंड किया है एक्चुअल चीजों पे। तो इशू ये है कि हमें रिस्पेक्ट की जब बात होती है, नीड टू अर्न रिस्पेक्ट, टू नीड नॉट टू डिमांड रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट अर्न तब होती है जब हम पहले अपने आप को ढालते हैं कि हमने बच्चों के पर्सपेक्टिव को समझना भी है और जो हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं पहले उनको वो माहौल दें। तो टीचर्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि टीचर का एक रोल यहाँ पे ये भी आता है कि हमारा काम सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करवाना है ही नहीं, हमने तो वैल्यू सिस्टम को इनकलकेट करना है ड्यूरिंग टीचिंग। मतलब हमारे इंडिया में, दुनिया में टॉप 5 जो नेशन है जहाँ पे एक्सरसाइज बहुत होते हैं, हम टॉप 5 में। अभी इस साल तक तो सिर्फ कोटा में 50 सुसाइड के केस आ चुके, रोज खबरें आती रहती है। अब ये बताइए कि अगर एक बच्चे को इतना भरोसा हो कि दुनिया में एक कोई टीचर है या कोई उसका दोस्त है जो अनकंडीशनली उसको एक्सेप्ट करेगा, सपोर्ट करेगा, जज नहीं करेगा, तो सुसाइड तो नहीं करेगा। बिल्कुल। तो हमने जो माहौल ही ऐसा बना दिया कि हम सिर्फ ये किसी को जज करने में लगे रहते हैं, इसकी परफॉर्मेंस देखते हैं, इसका आउटकम क्या है, जो प्रोसेस पर फोकस नहीं करते। प्रोसेस पर फोकस किए बिना ये बात नहीं बनने वाली। वी आर ह्यूज मेस, हमें इसको ठीक करना। सर वही है कि मैं कहीं ना कहीं रीजन ये भी मानता हूँ इसके पीछे कि सर जब हम छोटे थे तो हमें पेरेंट्स मारते भी थे, टीचर्स भी मारते थे, जिससे हमें डर रहता था कि अगर हम कुछ गलत करेंगे दोनों तरफ से कहीं ना कहीं से हमें मार पड़ जाएगी। लेकिन अब क्या है कि ना टीचर्स मार सकते, बच्चे चाहे जितना मर्जी गलत कर लें टीचर्स को हाथ उठाने से मना किया। सेकेंडली पेरेंट्स भी अपने बच्चों को ऐसे ट्रीट करते हैं कि कुछ कर ही ना ले। तो सर कहीं ना कहीं इस चीज का भी रीजन है कि हमने डर ही नहीं दिखाया बच्चे को। डर होना जरूरी होता है मेरे अकॉर्डिंग। सर देखिए, दुनिया के जो भी डेवलप नेशन है ना, कहीं भी फिजिकल पनिशमेंट जो है वो है ही नहीं स्कूल्स। मैंने कई बार टीचर्स को देखा है ये बात करते सोशल मीडिया पर कि आप ना वो मुझे ना वापस रूल मेरा दे दीजिए तो मैं इनको सेट कर दूंगी। मैं इस बात को नहीं हूँ, उसका रीजन है हमें डरा के उनको क्यों ट्रैक करूँ। सर हमें अगर कुछ बच्चे ऐसा माहौल डेवलप क्यों नहीं करना है कि वो ना भटके। पहले देखिए, जिस जमाने की हम बात कर रहे हैं ना, उस जमाने में और आज के जमाने में फर्क बहुत है। ठीक है, ये पहली बात है। दूसरा, टीचर्स का फर्क बहुत है। तो जब टीचर्स ये डिमांड करते हैं कि हमें वो ताकत दीजिए, तो क्या आप ये गारंटी से कह सकते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ टीचर उस जो फैसिलिटी को या उस एग्जामिशन को जस्टिफाई करेंगे? तो मुद्दा ये है कि जब आप फिजिकल पनिशमेंट या कार्पोरल पनिशमेंट की बात करते हैं तो ये एक ना, मुझे ऐसा लगता है कि एक शॉर्टकट है इसको मार के ठीक करना। लोगों को ना प्यार से, तरीके से, साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन से भी ठीक किया जा सकता है, पर पहले क्या करना पड़ेगा। और ये देखिए, हम कहते हैं कि बच्चे नशा करते हैं, नशा स्टार्ट कहाँ से हो? सोसाइटी से। ठीक है, यूथ कर रहे हैं, उसका ओरिजिन कहाँ से है? वही सिस्टम से आ रहे हैं, गवर्नमेंट के लोग उसको सपोर्ट करते हैं। अगर पुलिस चाहे ना
तो आपकी चप्पल चोरी होगी करेंगे अगर पुलिस चाहे ईमानदारी से, ठीक है। तो ये कैसे हो गया कि नशे की नदियां बह रही हैं और कोई उसको चेक नहीं कर रहा। तो जो बच्चे तक तो वो बहुत देर तक बात पहुंची है, पहले बहुत लोगों से होकर वो वहां तक पहुंची। अभी अब पंचायत इलेक्शन होने वाले हैं जी 15 तारीख को, किस गांव में शराब नहीं बांटी जा रही, किसमें वोट देने नहीं जा रहे, हर तरफ ऐसा हो रहा है, वायलेंस हो रही है, नॉमिनेशन में वायलेंस हुई आज के न्यूज की एचपी। फिर यही लोग कहेंगे कि जी देखिए सरकार देखिए कितनी रिस्पॉन्सिबल है। तो हमें पहले अपने आप को बदलना पड़ेगा। मैंने आज तक ना किसी बच्चे से ऊंची आवाज में बात नहीं की अपने 18 साल के तरफ, और आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी से मेरा कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो, किसी ने मेरी बात मानी ना हो। उनको ढंग से करना पड़ता है टैकल, और टैकल हो सकते हैं साइकोलॉजिकली, मार कर तो पशु टैकल करते हैं, वो भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये मेरा व्यू पॉइंट है कि हम थोड़ा इस बात को समझे कि बच्चों का डेविएट होना ये सोशल इशू ज्यादा है, बजाय कि उस बच्चे तक अगर मैं उसका रीजन, हाँ कुछ बच्चे भी कई बार बाई नेचर ऐसे होते हैं, उनके साथ कुछ सख्ती करनी पड़ती है, पर मारना नहीं है। इनको हम कुछ फैसिलिटी से डिप्राइव कर सकते हैं, ये भी तरीका होता है। मारना किसी को ना वो एक लास्ट ऑप्शन होनी चाहिए, ना कि फर्स्ट ऑप्शन। ये मेरा opinion है। तो सर इसी के अंदर हमें एक क्वेश्चन हो रहा है कि जैसे बच्चों के साथ कनेक्ट करने के लिए इमोशनली इंटेलेक्चुअली प्लीज कुछ बताइए कि बच्चों के साथ कैसे हो सके हम कनेक्ट। देखिए आप जब किसी छोटे बच्चे को बोलते हैं, कोई 6 महीने का बच्चा, 7 का, तो उसको कैसे बताते हैं, बड़ा लाड के साथ बताते हैं, ठीक है। अब बच्चा बड़ा हो गया, अब हम वो सारा उसका पर्सपेक्टिव भूल जाते हैं कि उसका नजरिया क्या है। हम छोटे बच्चे के साथ ना तुतलाकर बात भी करते हैं, उसके जैसा हो जाते हैं ना, उसके साथ खेलते हैं सब, कि हम भी बच्चे ही हैं। ये सब बच्चे ही हैं। अब वो बच्चा मान लो 10th क्लास में है ना, और बच्चा इस समय वो एडोलेसेंट एज में 16 साल का है। अब हम ये चाहते हैं कि जो मेच्योरिटी हमारे में 40 साल की एज में है, इसमें 16 साल की एज में, ये तो बड़ा गैप हो गया। और वो बच्चा अभी 16 साल का है, मुझे बताइए किस पेरेंट ने ये चिप्स नहीं खाए हुए, कोई एक मिनट बता दीजिए जो पढ़ा लिखा बंदा है, ग्रेजुएट है, जिसने कभी क्लास नहीं की। जब आप बच्चे को ये कन्वे करते हैं ना कि तुम तो बड़े परफेक्ट थे, पेरेंट्स एज ए टीचर बात है, हमने कभी गलती नहीं करी, हम कभी फेल नहीं हुए, हमने कुछ भी ऐसा नहीं किया जो अजीब सा लगे। बच्चों को लगता है यार ये तो बंदा ना या तो प्रीच कर रहा है ट्रिक को, ठीक है। अब बच्चा अपनी जो रूटीन की नॉर्मल बातें शरारतें ना वो शेयर करने से कतराता है, इन्होंने ना आगे प्रीचिंग करनी शुरू कर देनी। तो जितना आप उनको एक्सेप्ट करते हैं उनकी एज के मुताबिक, उतना ना कंफर्ट रहता है उनको भी। अब आप देखिए छोटे बच्चे जो होते हैं ना, वो ना बहुत सारी छोटी छोटी बातें करते हैं अपने स्कूल में, पापा ये हुआ, मैंने ये कहा। हमारे लिए वो बात छोटी है, उनके लिए बहुत बड़ी। तो एक आर्थर कानून की कोट है कि अगर हम उनकी छोटी बातों को नहीं सुनेंगे जब वो बच्चे हैं, तो बड़े होकर अपनी बड़ी बातों को भी हमसे शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि वो छोटी बातें उनके लिए बहुत बड़ी होती हैं जो उन्हें नहीं होती। तो पहले से तो कहीं ना कहीं हमें भी बच्चों जिस एज के वो हों, बच्चे हैं या स्टूडेंट्स हैं, हमें उसी एज का होना पड़ेगा, उनका माइंडसेट चेंज कर। यस, ये दोनों रोल हैं। देखिए आप मेच्योरिटी के साथ भी सिचुएशन को देखिए, पर उनके पर्सपेक्टिव को भी साथ में देखिए। एक वर्कशॉप में गया तो टीचर ने कहा कि आजकल बड़ा ये बच्चे जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, पिया ले लेते हैं, इस धरती को भूल जाते हैं। बड़ा लेक्चर दिया 80 टीचर से, मैंने उससे पूछा कि अगर आपको ऑफर मिले पिया कनाडा की, कितने लोग जाना चाहते हैं? सब लोगों ने एंग्रेज कर दिया। यार अब ये इतना बड़ी डायलमा वाली बात है कि जो आप काम खुद भी करना चाहते हो इंटरनली, आप उसको लेकर उनको डिसाइड कीजिए। मुझे ये बताइए कि अ, आप एक तो आपका अपना वैल्यू सिस्टम जो है वो थोड़ा गड़बड़ है, ठीक है। तो हम प्रीचिंग पे ज्यादा आ रहे हैं, हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वो यहाँ पे रुकना क्यों नहीं चाहते। एक एग्जाम्पल आपकी, ये कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं मुझे कि वर्कशॉप की बात है कि जी बाहर जाकर देखिए मैनुअल काम सारा कर लेते हैं, है ना, पेट्रोल पंप पे जॉब भी कर लेंगे, रेस्टोरेंट में जॉब कर लेंगे, यहाँ नहीं करते, ठीक है। मैंने कहा अगर वो यहाँ पे करें ना तो आप उनको डिसरिस्पेक्ट करें, राइट, ठीक है। वहां पर उनको जज नहीं किया जाए, वहां पे डॉक्टर है चाहे वो मैनुअल वर्क कर रहा है, उसकी डिग्निटी बराबर है, इसलिए मूव करता हूँ। सर वही बात है ना कि अगर जो सोसाइटी ने माइंडसेट बनाया हुआ है डॉक्टर बनेंगे इंजीनियर बनेंगे ये, तो ही हम आपको रिस्पेक्ट देंगे।
प्लम्बर का काम कर रहा है या कोई कारपेंटर या बिजनेस कर रहा है, अभी दुकानदार है छोटा, तो उसको ऐसे डिग्रेड से करेंगे। यार क्या काम में पड़ा हुआ है तो हाँ। बाहर जा रहा है, कुछ अच्छा काम करते हैं, एक मतलब मेरा फैमिली बिजनेस में आ गया, पर Yes. उसका इंटरेस्ट नहीं देखा जाता कि उसका इंटरेस्ट क्या है अपने बच्चे में। That's the issue. जी सर, एक क्वेश्चन मेरे पास बहुत आए हैं। एक क्वेश्चन ये भी है कि आजकल चीटिंग का ट्रेंड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है कि कहीं ना कहीं मतलब क्या है कि सिर्फ गुड मार्क्स से ही बच्चे को रिजल्ट दिया जाएगा। देखिए, चीटिंग को रोकने का एक तरीका भी है कि आपने ओपन एंडेड क्वेश्चंस का, ठीक है, हमारे जो क्वेश्चंस है वो क्लोज एंडेड होते हैं। तो क्लोज एंडेड में क्या है कि सेट आंसर है, ठीक, उसमें उसको पुट कर देना, हाँ जी, उसमें क्रैम कर लिया और अंडरस्टैंड कर लिया, उसको टिक कर दिया। ओपन एंडेड में सारी अप्रोच होती है क्रिएटिव। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इस वक्त में कौन से 5 ऐसे बाउंड जो आप सजेस्ट करेंगे, और हर बच्चे का माइंड अलग चलना अपना होता चलेगा, ठीक है। तो अगर मैं ये पूछूं कि डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये है। तो ओपन एंडेड एक तो करना पड़ेगा। यूपीएससी के जो पेपर्स होते हैं उसमें 43% वाले टॉप कर रहे हैं, ठीक, क्योंकि सारे क्वेश्चन ओपन एंडेड, तो उसको बड़ा मुश्किल होता है उसको अटेम्प्ट करना। फ्रेगमेंट की बात तो बड़ी दूर की। दूसरी बात है जो आपने ग्रेड की बात करी थी, हमें एप्टीट्यूड के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। हम सबकी कुछ इनबॉर्न इंक्लिनेशन होती है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ठीक, जैसे आपके भी सब्जेक्ट कुछ ऐसे होंगे, आपने बीकॉम भी कर लिया, आपने सब कुछ कर लिया, पर आप सब्जेक्ट में कभी कंफर्टेबल नहीं है। और कई सब्जेक्ट ऐसे आपने कभी नहीं पढ़ा, आपको लगता है यार इसको तो मैं वैसे ही कर देता हूँ। सेम मेरा हिस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, चाहे कभी पढ़ाने में वैसे काम नहीं है ना, उसको टेंथ के बाद नहीं। तो हो सकता है कि जैसे आप पॉडकास्ट के बाद, तो आपके अंदर वो चीज है ना कि पॉडकास्ट करते हैं, लोगों से मिलेंगे, बातें करेंगे, डायलॉग करेंगे, मीनिंगफुल की बात करेंगे। तो अगर एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग अपने प्रोफेशन को चूज करें और क्वालिटी इसमें जज ना करें, तो आपका हैप्पीनेस इंडेक्स कमाल का होगा। सर इसी के अंदर एक क्वेश्चन पुट करना चाहूंगा जो मेरे साथ हुआ। 12th के अंदर मेरे जो मार्क्स थे वो 72% थे। मेरा एक फ्रेंड था, उसके मार्क्स थे 35%, मेरे से हाफ भी नहीं थे। लेकिन जब मैं डीएवी बहर के अंदर एडमिशन लेने गया तो प्रेफरेंस उसको दी कोटा सिस्टम के लिए। तो सर कहीं ना कहीं मेरा ये मतलब मोटिव नहीं है किसी को हर्ट करने का, लेकिन मेरे माइंड के अंदर ये आता है कि अगर आपने किसी को कोटा देना है, रिजर्वेशन देनी है, तो आप उसको सिर्फ एज जो अमाउंट पे करते हैं फॉर्म फिल करने की या जो एडमिशन फीस है उसके अंदर आप कम कर दीजिए, लेकिन जो सिलेक्शन जो है क्राइटेरिया वो सेम होना चाहिए। क्या ये चीज सही है सर? देखिए, ये जो सिस्टम है रिजर्वेशन का, ये ना मल्टी लेयर सिस्टम है जी, और इसके कई एस्पेक्ट हैं जो हमें समझना पड़ेगा। इस बात को मैं इस तरीके से पूछता हूँ आपसे कि रिजर्वेशन जिनको मिलती है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है कैसा है, जिसको मिल रही है उसको कोई इतराज नहीं। जी सर, फॉर एग्जांपल चलो इसको थोड़ा ब्रॉड कर, पंजाब में जॉब सेक्टर में फीमेल्स के लिए 1/3 रिजर्वेशन। जी सर, आज तक किसी फीमेल ने इसको अपोज किया, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। मेरी एक वर्कशॉप हुई थी दासम ब्राह्मण स्कूल के उसमें, जेंडर सेंसिटिव। मैंने उससे पूछा कि जो फीमेल्स के लिए बस राइड है सरकार ने फ्री करी है, कितने लोगों ने कहा कि ये बनाई, नहीं कहा। ईडब्ल्यूएस जो बना, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उसमें ऐसे ऐसे सर्टिफिकेट लोगों ने बनाए जिनकी इनकम बहुत कमाल की है। तो रिजर्वेशन का इशू जो है बेसिकली इसको शुरुआत की गई थी, जो लोग डिप्राइव्ड है, डिसएडवांटेज है, उनको एच देने के लिए। बीच में गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव आया था कि जो क्रीमी लेयर को वहां से एक्सक्लूड किया जाए, बाद में उसको रिवर्ट करने का फैसले को। तो ये एक सेपरेट टॉपिक मुझे लगता है, इसमें मैं इसलिए कमेंट नहीं दे पा रहा क्योंकि कई बार रिजर्वेशन के कुछ हिस्टोरिकल उसके पर्सपेक्टिव। हाँ, बाकी आपकी बात सही है कि रिसोर्सेज को जो एक तरह से मुहैया करवाना ये ज्यादा होना चाहिए, ताकि कोई बंदा इस वजह से अपने आप को डीमोरलाइज फील ना करे कि मार्क्स जो उसके हैं वो ज्यादा होने के बावजूद उसको वो एक डिजायर्ड सीट जो नहीं मिली। ये मेरा तो वही है ना कि मेरे साथ भी यही हुआ। पहले तो एडमिशन नहीं मिली, ठीक है, सेकंडली जॉब के अंदर भी यही सेम हुआ कि वो आज गवर्नमेंट जॉब कर रहा है सिर्फ कोटा की वजह से, और मेरे पास अभी मैं प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ। तो सर कहीं ना कहीं दिल के अंदर ये चीज आती है कि ठीक है, अगर वो फाइनेंशियली वीक है आप उसको दीजिए आप कोटा, लेकिन माइंड तो सभी का इक्वली चलता है। क्लास उसने भी वही अटेंड की जो मैंने अटेंड की, मेरे मार्क्स भी ज्यादा आए लेकिन उसके कम आने के बावजूद भी उसको एडमिशन नहीं की। तो सर ये कहीं ना कहीं चीजें ना बहुत लोगों के जहन में है। बेसिकली कोटा इज अबाउट काउंटरिंग सोशल इनइक्वालिटी।
जो हिस्टोरिकली थी। जी तो इसका एक अर्थ तो ये है कि क्रीमी लेयर्स को एक्सक्लूड किया है। अगर एक आईएएस है, ठीक है, पर्टिकुलर कम्युनिटी से, और उनके बच्चों को नाम दे, ये पहली बात है। एट द सेम टाइम कि जो डिप्राइव्ड है इकोनॉमिकली, उसको आप थोड़ा अलग से सपोर्ट कीजिए। मुझे लगता है कि इक्विटी बेस्ड जो सिस्टम होना चाहिए, और जैसे 3% कोटा जो है वो फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए है, डिफरेंटली जिनको बोलते हैं, दैट इज वेलकम स्टेप, उनको ये चाहिए। तो इट नीड टू बी लाइक कि हम उसको बैलेंस करें थोड़ा सा। तो आप देखेंगे कुछ दशकों के बाद ये चीजें होंगी। आपका कंसर्न बिल्कुल अपनी जगह ठीक है, पर ये भी एक बात फैक्ट है कि हमारी सोसाइटी में आज भी सोशल इनक्वालिटीज बहुत है, और उनको एड्रेस किए बिना इस कॉन्सेप्ट को तरीके से समझना पॉसिबल नहीं। तो अगर वो इनक्वालिटीज कम होती हैं तो इसकी जरूरत रहेगी नहीं शायद। सर, एक क्वेश्चन और आया था कि जो भी गवर्नमेंट जॉब के अंदर है, अगर उनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर ही पढ़ें तो लेवल अच्छा हो जाएगा एजुकेशन का। तो ये आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि ये होगा? देखिए, इसके भी कई लेयर्स हैं। जब ये बात आती है ना, तो टीचर्स ये कन्वे करते हैं कि जो लीडर्स हैं, जो ये डिप्टी कमिश्नर्स हैं, ये पीसीएस ऑफिसर, उनके बच्चे क्यों नहीं पढ़ते। ये होता है पासिंग द बक, कि हमने अपनी बात किसी और पे ट्रांसफर कर दी, कि पहले वो करे तब हम करें। ठीक है। ब्रिटेन में प्राइवेट एजुकेशन का जो स्कूल्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं, वहां पे सारे पब्लिक स्कूल्स थे। मैं जब हेलसिंकी गया तो पूरे फिनलैंड में प्राइवेट स्कूल सिर्फ 8%, बाकी सब कुछ उनका गवर्नमेंट फंडेड स्कूल टोटली, और हर एक बच्चा वहां पर। तो ये है तो अच्छा स्टेप, पर आप इसको एक और ब्रॉड लेते हैं। हम ऐसा तो नहीं सोचते कि हमने प्राइवेटाइजेशन को करना ही कम है पहले से, और गवर्नमेंट सेक्टर में जो फैसिलिटीज है उनको बढ़ाना, ताकि ऑटोमेटिकली एक चॉइस बन जाए कि मैंने गवर्नमेंट सेक्टर में पढ़ना है, वहां पे जाओ। इशू ये टीचर्स का एक रवैया ही होता है वहां पर इस एस्पेक्ट में, कि गवर्नमेंट स्कूल्स के रिसोर्सेज की कमी है। और दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ, आज भी वहां पर जो कल्चर है पढ़ने लिखने का, उसमें बड़ी एक तरह से सुधार की गुंजाइश गवर्नमेंट स्कूल सिस्टम। कुछ सालों में कुछ चीजें ठीक हुई हैं, बट अभी भी लेड बैक एटीट्यूड है काफी टीचर्स। तो गवर्नमेंट की तरफ से रेंटाविज्म बहुत है गवर्नमेंट सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर में एक्चुअली रिजल्ट ओरिएंटेड ज्यादा है, उनकी अकाउंटेबिलिटी ज्यादा है। तो आप देखते हैं ड्यूटियां होती है, जो पेरेंट्स का वहाँ पे जो इस तरह से फील करते हैं, या फिर उनका इंटरेक्शन निकल रहा है, तो हमें काफी एस्पेक्ट ठीक करने पड़ेंगे। सिर्फ गवर्नमेंट टीचर्स को ये कहना कि आप अपने बच्चे के लिए एक वेलकम स्टेप है, अगर वो ऐसा करना शुरू कर दें तो एजुकेशन का लेवल तो बढ़ेगा, तो कोई शक नहीं। बट उससे पहले क्या करना पड़ेगा कि आपको गवर्नमेंट सेक्टर में, आप देखिए बजट को, आप देखिए गवर्नमेंट के बजट को, 3% हमारा खर्च हो रहा है टोटल बजट का, 2.5% हो रहा है हेल्थ पर। और ये दोनों बड़े क्रूशियल फैक्टर, और ये दोनों इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। आप देखिए फिनलैंड में उनका, अभी आप हैरान होंगे बात सुन के, प्री प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक एक पैसा खर्च नहीं। आप कुछ भी कीजिए, पीएचडी कीजिए, एमएससी कीजिए, लैंग्वेज सीखिए, एक पैसा खर्च नहीं होगा। सिमिलरली हेल्थ पर उनका पैसा 0 खर्च होगा, एक पैसा भी खर्च नहीं सरकार करने देती। उनका टैक्स ज्यादा है, अराउंड 45% उनका टैक्स है, बट वो सारा पैसा खर्च हो रहा है लोगों में। जब आपको सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में नर्स की फैसिलिटी मिलती है गवर्नमेंट की तरफ, ओके, हर एक ओल्ड एज के पैसे, ठीक है। अगर आप जॉब में, आपकी जॉब मान लीजिए आप गवा रखें, 2 साल तक आपको आपकी सैलरी का 70% सरकार में, कि आप जॉब में, आपको नया कोर्स करना चाहते करिए, पूरी फंडिंग होगी सरकार की तरफ से, ठीक है। तो लोग ना शिफ्ट करते हैं, डॉक्टर है कोई कह रहा नहीं यार मैं टीचिंग करना चाहता हूँ, वो टीचिंग का कोर्स कर लेगा और टीचर बन जाएगा। तो हाँ, हमारे इनप्रैक्टिकल है, हमारी पॉपुलेशन बहुत है। पर आप ये देखिए कि हमारा बजट कितना है एजुकेशन के लिए, तो ये मजबूरी बन जाती है कि प्राइवेट सेक्टर की रेंज बहुत है, उनका अकाउंटेबिलिटी ज्यादा है। गवर्नमेंट सेक्टर की देखिए स्कूल तो बहुत है, पर रिसोर्सेज को आप अपना कंपेयर कर लीजिए तो आपको पता देगा डीपीएस के रिसोर्सेज में और गवर्नमेंट स्कूल के रिसोर्सेज में, ये मल्टीपल फैक्टर है। आप जब तक देखिए अपने बच्चे को कहीं पढ़ने भेजने, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उनका मन करता होगा कि अपना बच्चा अपने स्कूल पढ़े, ताकि केयर कर पाए।
बट जब आप रिसोर्सेज को कंपेयर करेंगे, आप टीचर से किसी बात कीजिए, वो आपको ये कहेंगे कि कागजी काम बहुत होता है, पेपर वर्क बहुत ज्यादा। तो पढ़ाने का मौका नहीं मिलता, फॉर्मेलिटीज बहुत है गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये कुछ इशू है जिनको टैकल किए बिना सिर्फ टीचर से एक्सपेक्ट करना, ये थोड़ा सा साथ में। सर अभी ये ना 2-3 दिन पहले की न्यूज़ है, मैं रीड आउट कर रहा था, तो उसके अंदर लिखा हुआ था कि इतने टीचर्स, प्राइमरी टीचर्स को प्रमोट करके एज ए लेक्चरर बना दिए, सीनियर सेकेंडरी सेकेंडरी टीचर जी। तो सर जो सब्जेक्ट उन टीचर्स ने पढ़ा ही नहीं है, वो आगे स्टूडेंट्स को कैसे टीच करेंगे? तो ये चीज़ कहीं ना कहीं सर मेरे को तो गलत लगी। ये चीज ना सर गलत नहीं है, ये बहुत गलत है। मैंने सोशल मीडिया पर ये बात शेयर भी की थी, न्यूज़ आर्टिकल में थी। और ये देखिए कि एक टीचर कोई भी सब्जेक्ट के अंदर, टीचर, मैंने सालों बाद सेकेंडरी स्कूल में हिंदी पढ़ाई थी, मैंने एमकॉम कर ली, जी ठीक है, और एमकॉम करके मैं कॉमर्स का बन गया, जी जो एक टेक्निकल लेवल का सब्जेक्ट है सर। और मैं किसको करवा रहा हूँ कॉमर्स प्लस वन में, जिसकी स्पेशलाइजेशन की शुरुआत हो, जी बिल्कुल वो बेस इतना उसका कमजोर बच्चे का बनेगा कि वो बीकॉम में आके अड़ जाएगा आगे। बिल्कुल सर। और अभी जो इंग्लिश लेक्चरर प्रमोट हुए, एस्टोनिशिंगली उसमें से सिर्फ 6% ऐसे थे जिन्होंने इंग्लिश को एज सब्जेक्ट स्कूल में पढ़ा है। बाकी सब बाकी सब्जेक्ट्स के, कोई साइंस टीचर है वो कॉमर्स लेक्चरर है, कोई पंजाबी टीचर है तो इंग्लिश लेक्चरर है। तो ये बड़ा एक रिग्रेसिव स्टेप है, और आपको प्राइवेट सेक्टर में ऐसी कोई चीज नहीं मिलेगी जब वो ऐसा है। दैट इज द रीजन कि वो हमसे बेटर है। सर इसके पीछे आप रीजन क्या समझते हो कि गवर्नमेंट ऐसा स्टेप क्यों उठाए? एक्चुअली पॉलिसी जो उनकी बनती है ना, उसमें वो बड़ी बेसिक मिस्टेक्स कर रहे हैं। उन्होंने कर दिया कि जी कॉमर्स के में 200 लेक्चरर्स प्रमोट करें जी, बस, और सीनियरिटी वाइज वो लिस्ट कर दी। अब मुझे पता है कि मेरा स्ट्रेंथ तो साइंस है, बट प्रमोशन में कॉमर्स लेक्चरर की बात गुंजाइश, मैंने एमकॉम कर ली और कॉमर्स लेक्चरर बन गया। तो ये होना चाहिए कि जो आपका पेरेंट सब्जेक्ट है ना, उसी में आपको मिलेगी प्रमोशन। आप उसको एक्सेलरेट कर सकते हैं कि आप उसको प्रमोशन जल्दी दीजिए, बट उस पर ऐसा दिक्कत वाली बात होती है बात की, बहुत सारे डिजर्विंग लोग रह जाते हैं और जिनका सब्जेक्ट में कोई एप्टीट्यूड नहीं है, वो लेक्चरर नहीं सब्जेक्ट का। तो हाँ, कुछ अच्छे भी लोग हैं जो प्रमोट हुए, बट काफी लोग ऐसे जिनका उस सब्जेक्ट पे जोर नहीं। तो सर कहीं ना कहीं पॉलिसी मेकर्स को ये चीजें ध्यान में रखनी चाहिए कि ऐसी चीजें ना हो कि बच्चों के जो फ्यूचर है उसके साथ खिलवाड़ हो रही थी। सर एक क्वेश्चन आया था कि लर्निंग और गुड मार्क्स के अंदर डिफरेंस क्या है? कि क्या मतलब यही है कि जो बच्चा अच्छे मार्क्स लेके आएगा वही गुड लर्नर है? सर देखिए, अच्छे मार्क्स लाने वाला भी गुड लर्नर होता है जी, लर्निंग तो उसकी हो रही है, बट बेसिकली लर्निंग इज मॉडिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी थ्रू वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंसेस। तो लर्निंग तो ये मेरी भी आपके साथ बात करके हो रही है। अगर आप लर्निंग की ब्रॉड डेफिनेशन की बात करें, लर्निंग आपकी जब आप ऑब्जर्व करते वो भी होती है, आप ट्रेन में जर्नी करते हैं वो भी आपकी लर्निंग है। अगर आपको ये पता हो कि लर्निंग का प्रोसेस एक्टिव है, लर्निंग सिर्फ हमने क्या उसको लिंक्ड कर दिया, क्लास में लर्निंग होती है। अब ये देखिए, आपको लगता नहीं कि 4 साल पहले के मुकाबले आज आप ज्यादा समझदार हैं? बिल्कुल, क्योंकि आपका तजर्बा बहुत बढ़ गया। तो एक्सपीरियंस का लगातार बढ़ना और ऑब्जर्वेशन करना, जिसको हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग बोलते हैं, ये सब लर्निंग के स्टेप हैं। तो हमें अपनी जजमेंट के कॉन्सेप्ट को थोड़ा ब्रॉड करना पड़ेगा। लर्निंग एक लाइफलाइंग प्रोसेस है, ग्रेड हासिल करना वो एक एस्पेक्ट है, उसका एक पार्ट है स्कूल में, कॉलेज में। तो मैंने ये देखा है कि जब आप लर्निंग के लेवल की बात करेंगे, समथिंग एल्स, समथिंग वेरी ब्रॉड दैन जस्ट गेटिंग गुड मार्क्स। हमने इसको एक तरह से बड़ा रटमट कर दिया कि एक ही चीज है, जिसकी वजह से बच्चों को ये लगता है कि सिर्फ मार्क्स लाना ही उनके लर्निंग का एक सिंबल है। अनफॉर्चुनेटली ये बात है। सर बहुत सारे क्वेश्चंस थे, आपने सभी का आंसर किया, तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। अच्छा लगा सर, थैंक यू सो मच। जैसे ही अगर पब्लिक की और डिमांड होती है और क्वेश्चन भेजेंगे तो सर हम आपका दोबारा हम चाहते हैं कि आप अगेन हमें जरूर टाइम दीजिए। और सर तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो ये क्वेश्चंस थे जो मैंने आपके अजय सर से पूछे, और कुछ क्वेश्चन मेरे भी थे जो अजय सर से पूछे। होप है कि आप सभी को आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे।
तो सर को बोल भी दिया है कि आपकी डिमांड पे, पब्लिक की डिमांड पे हम सबको दोबारा बुलाएंगे, और सर ने हामी भी भर दी है इस चीज के लिए। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सर ये हमारी टीम गलत बात है, हम लोगों की तरफ से थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे ये विषय पे। I'm glad every minute of this.